हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 41 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। महर के एग्जाम्स शुरू हो चुके थे, वो आजकल कॉलेज जा रहे थे। महर जब एग्जाम्स देकर बाहर निकली तो हैरान रह गई, क्योंकि सामने ही रामेश पुलिस वर्दी में खड़ा था और उसके साथ उसकी टीम भी थी। महर जब अपने दोस्त के साथ बाहर निकल रही थी, सामने रामेश को देखकर नजरें दोनों को मिली थी। महर ने अपनी नजरें फेर ली थी। यार, पुलिस वाले हमारे कॉलेज में आए हैं, अब कुछ दिन यहाँ पर ड्यूटी है उनकी, क्योंकि इस कॉलेज पर हमला होने की धमकी मिली है। महर के दोस्त रुबाब ने उसके साथ चलते हुए बोली थी। और महर ने देखा था कि सारे कॉलेज में पुलिस फैली हुई थी। हमें क्या, हम तो एग्जाम देकर वहां से चले जाएंगे ना। महर उसके साथ चलते हुए कैफे में आई थी और दोनों ने चाट ली थी और आप बैठकर चाट खाने लगे थे। खाने के बाद दोनों आप ग्राउंड में बैठ गई थी और दोनों का यही मामूल था, क्योंकि छुट्टी होने में अभी वक्त था, इसलिए दोनों वहां पर बैठी अब अगले पेपर की बुक्स खोलकर पढ़े थे। महर, वो पुलिस वाला तुम्हें देख रहा है। महर किताब खोले अहम पॉइंट नोट कर रही थी कि उसकी दोस्त सामने देखता हुआ बोली थी। जहाँ पर रामेश खड़ा उसी को देख रहा था। हाँ, हस्बैंड है तो मुझे ही देखेगा ना, किसी और लड़की को देखकर तो बताए मुंह तोड़ दूंगी। महर एक नजर ऊपर देखकर बोलती है और सामने रामेश को देखकर फिर से सर को झुकाकर रुबाब से बोले, क्या बकवास कर रही हो? ये वो बंदा है यार, क्या चीज है तुम्हारा मियाँ। मेरा तो दिल लाग गया है इस पर। रुबाब का ध्यान अभी भी इधर ही था। बकवास बंद रखो, नजर मत लगा देना। महर रुबाब को किताब मारता हुआ बोलती और फिर से अपने काम में लग गए थे। हाय अल्लाह, महर एक दफा मिल लो जाकर, कोई इस्लाम दुआ ही खा लो दूल्हा भाई से। आहर को हमारे होने वाले जीजा जी हैं, कहते हो होंगे कि बीवी तो सड़ी हुई है, साली भी बदतमीज है। रुबाब बोलते हुए उठी थी और रामेश की तरफ बढ़ गई थी। महर के लाख आवाज देने पर भी वो रामेश की तरफ चली गई थी। बदतमीज लड़की, अब पता नहीं क्या करेगी जाकर। महर लब काटते हुए उसे देख रही थी, जो अब रामेश के पास खड़ी उससे कोई बात करती है, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। आज कई दिन बाद रामेश और महर का आमना सामना हुआ था। अब दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे थे। महर जल्दी से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। रामेश उसके पास खड़ा उसका अपना गला खनखारते हुए सलाम किया था। वालेकुम सलाम। महर जवाब देने के बाद फिर से अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी। रामेश ने देखा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो मेरा ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। रुबाब महर को मिलकर बाहर निकल गई थी। मैंने सुना है कि अगर मैंने किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो आप उसकी आंखों को निकाल लोगी। रामेश उसके पास पंचों के बल बैठकर बोला था। सारा ध्यान महर की तरफ था, जो कि कांपते हुए हाथों से लिखने की कोशिश कर रहे थे। नहीं लिखा जाएगा, छोड़ दो, बस मुझे महसूस करो। रामेश उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला था और रामेश उसके हाथ से पैंट से ले ली थी। महर का हाथ अभी भी रामेश के हाथ में था। जाए यहाँ से, मैं कोई भी बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकती। महर के मोलने पर रामेश के पास उठ गया था। ऑफिसर रामेश, क्या पता चला आपको? एक लेडी ऑफिसर उसके पास आकर बोलती। कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था कि कोई आपको क्लास में मशकूक लगा। वो अपने साथी ऑफिसर से मुस्कुराकर बोला था। रामेश, छोड़ उस बच्ची को, चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें। वो हंसते हुए रामेश को बोलती और महल ने दोनों के अंदाज से उसे घुड़का देखा था। नहीं, रहने दो, मेरी बीवी को गुस्सा आ रहा है, मिलो उनसे, ये मेरी मनकुआ है। रामेश महल की तरफ इशारा करता हुआ बोला था कि जो जल्द से अपनी चीजें समेट कर नीचे से उठ गए थे। मैं चलती हूँ। महल जल्दी से सब वहां से जाने लगी थी। एक मिनट, रामेश अभी बोलता कि महल जल्दी से इग्नोर करते वहां से भाग गए थे। रामेश बस उसको जाता हुआ देखता ही रह गया था। तुमने नकाब कब किया रामेश? वो ऑफिसर हैरानगी से इसको देखते हुए बोलती। कब का? और अब तो महर के एग्जाम्स के बाद रुकती है। रमेश मुस्कुराता हुआ महर की तरफ देख रहा था, जो कि दौड़ते हुए वहां से अब गायब हो चुके थे। वो इस ऑफिसर बस उसको देखते ही रह गई थी। अंजल अपने रूम में थी और बेड पर गुमसुम से बैठी हुई थी। हया अपनी तरफ से उसे सुलाकर गई थी, पर उसके जाने के बाद वो उठकर बैठ गई। छोड़े मुझे, इतनी बातें सुनाई आपने मुझे, शक्ल गुम काले अपनी जहां से, वरना जान से मार दूंगी आपको। इंतहाई कोई बदतमीज बात तहजीब इंसान है, छोड़े मुझे। अंजल सलाह को कुचर से मारी थी और सलाह उसको पकड़ कर रोक रहा था। हाय स्वीट हार्ट, तुम इतनी अच्छी एक्टर होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अंजल को काबू किए उसके कान में सरगोशी नुमा बोला था। अंजल एकदम हयाल से चौंकी थी। कितना मान था मुझे आप पर से लाड के आप मेरे हैं, पर आपने तो 2 मिनट में मुझे बेमोल कर दिया। मेरी जात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं, मेरी कोई जगह नहीं है आपकी जिंदगी में। मैं कहाँ थी आपकी जिंदगी में? मैं आपके इस बाई का साथ देने के लिए मुझे आपने अपने घर से निकाल दिया। अंजल अपने आंसू को उल्टे हाथ से साफ करता हुआ बोलते हुए तहला सा मुस्कुरा देती। आपको मोहब्बत नहीं थी मुझसे सिला, नहीं थी मोहब्बत, सब धोखा था, छलावा था और सब झूठा था, जो सब आप दोनों ने भेजा था। मैं कहीं नहीं थी आपकी जिंदगी में, बस 2 दिन की वक्त गुजारी, कहीं नहीं हूँ मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी भी नहीं। अंजल अपने मुंह पर हाथ रखकर बेताचा रोते हुए अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। नफरत नहीं कर पा रही आपसे। काश मेरा दिल इतना बड़ा होता और मैं आपसे नफरत कर पाती। काश मेरे दिल से आपकी मोहब्बत खत्म हो जाए सलार।
काश सब खत्म हो जाए मेरे दिल से, काश मेरा दिल बंद हो जाए। अंदर रोता हुए खुद के बालों को नोच रही थी। सारा गुबार अकेले में निकाल रही थी, रोते हुए नीचे गिर गई थी और अपने घुटनों में सर्दी में रोती रही थी, और शायद सारी रात ही ऐसे ही गुजरनी थी। हरम अपने रूम में थी। मैंने तो तुम्हें समेटने की कोशिश की थी री, पर तुमने तो मुझे तोड़ दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे पापा से बदला लेने के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। अपने ही बच्चे के सगे नहीं हो तुम तो मेरे कैसे हो सकती हो? मैंने तो सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे हो सकती हो। हरम रोते हुए दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर नीचे बैठ गई थी। मैं कैसे करूंगी ये सब? क्यों री, क्यों किया तुमने सब? मैं तो तुम्हारा हर दुख बांटना चाहती थी, हर तरह यादों को अपने प्यार से मिटाना चाहती थी, पर तुमने तो मेरा दिल में अपनी याद को ही तलह बना दिया। मेरी जात के साथ साथ इस बच्चे को भी दुनिया में एक दाग बना दिया तुमने, जायज होते हुए भी उसको नाजायज कर दिया। क्यों इनको सवालिया निशान बना दिया है सारी दुनिया के सामने? क्यों री? मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इस तोहमत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करने के लिए, मेरे बाबा को दुख देने के लिए कभी भी माफ नहीं करने वाले। तुम्हें तुम अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती। तुम्हारी वजह से आज अंदर लपो की जिंदगी भी उजड़ गई, उनकी खुशियों की बर्बादियों पर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हरम बेआवाज आंसू से रो रही थी और दोनों रो रही थी अपने दुख पर। अदन जब पार्लर से बाहर जाकर गाड़ी में बैठी तो रैम उसको देखता ही रह गया था, जो कि तैयार होकर इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक मैक्सी पहनकर नेचुरल लुक देता हुआ मेकअप और आंखों में ग्लासेस नहीं लगाई हुई थी। ये भी रैम का किया हुआ धरा था सब। रैम ने मुस्कुराते हुए नई ग्लासेस निकाल कर उसकी आंखों में पहनाई थी। चले? अदन आहिस्ता आवाज में बोलती, क्योंकि वो रैम की नजरों से कंफ्यूज हो थे। यस मिसेस, चलते हैं। अब रात के 8 बज रहे थे। पार्लर में अदन को इतना टाइम हो गया था। रैम ने गाड़ी चला दी थी और अदन पजल हो रही थी। वो अपने हाथों को मसल रही थी। क्या हुआ है? इतना डर क्यों रही हो? मैं हूँ राइम, जो तुमसे पूरे 2 साल छोटा है। परेशान मत हो, तुम तो बड़ी हो ना, मेरा मुंह तोड़ सकती हो। राइम मुस्कुराता हुआ उसके हाथ को अपने हाथों में लेता हुआ बोला था, और उसका सारा ध्यान सामने था, पर अदन को भी अपनी नजरों के हसा में ले रखा था। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी थी और रैम उतर कर दूसरी तरफ जाकर अदन की सह का दरवाजा खोला था और उसके सामने अपना हाथ रखा था, जिस पर अदन ने अपना हाथ रख दिया था। अदन ने यह देखा था कि रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, पर इस अंधेरे को चीरती हुई कैंडल्स की रोशनी चारों इतराफ में फैली हुई थी। रैम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अदन ने चारों तरफ देखा था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। हाँ, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आज तो मेरी सालगिरह के लिए आई हो ना? तुम्हें तो याद ही नहीं होगा, पर आज मेरी सालगिरह है, तो इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट दी जा रही है। रैम रास्ते में से गुजरते हुए उसे बता रहा था और रतन अपना हल्कार किए था। वो चलते हुए सीढ़ी से ऊपर आने लगी तो लड़खड़ाई थी। अभी वो गिरती कि रैम ने उसको थाम लिया था और फिर उसको गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया था। अंदर से भी पूरे घर की सजावट की गई थी। सारे घर को लाल गुलाबों से सजाया गया था। राय, प्लीज मैं चल सकती हूँ, नीचे उतार दे। अदन घबराई हुई थी। चुप, तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी अदा नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ मेरी चलेगी, आज सिर्फ तुम मुझे सुनोगी, सिर्फ मुझे। रायम उसे डाइनिंग टेबल के सामने खड़ा करता हुआ बोला था। वहां पहले से ही डिनर लग चुका था और सामने एक केक भी पड़ा हुआ था, जहाँ पर बड़े बड़े अल्फाज में अदन की जान लिखा हुआ था। अदन लब काटते हुए वहीं पर खड़ी थी। इधर बैठ जाओ, खाना खा लो। फिर दोनों ने डिनर किया था और अब केक की बारी थी और फिर रैम ने केक काटा था और उसको ऊपर अपने रूम में लेकर गया था। अदन उनके साथ चलती जा रही थी। रैम की नजरों का मरकज सिर्फ अदन थी, जो कि खौफजदा सी थी। आज तो मैं तुम्हारा सारा खौफ निकाल दूंगा। रैम अदन को अपने हसाम में लेकर चल रहा था। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए अदन। रैम सॉन्ग ऑन करते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ स्टेप देता हुआ कहा था। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको सुबह ला दूंगी। रैम ने उसकी कमर को अपने सीने से लगा कर रखा था। मुझे मेरा गिफ्ट अभी चाहिए। ये सोचना भी मत कि आज तुम्हें मैं कोई भी राइट बख्शने वाला हूँ। रैम उसकी पूछ को अपने सीने से लगाकर उसके गर्दन पर अपना चेहरा देकर गंभीर आवाज में बोल रहा था और रदन को उसके होंठ अपने गर्दन पर हिलते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी इस हरकत से कपकपा उठे थे। रैम, प्लीज घर चलते हैं ना, अब काफी टाइम हो गया है, फूफा इंतजार कर रही होंगी। अदर रैम से दूर हुई थी और रैम ने उसे घूर कर देखा था। सोचना भी मत, आज अपना हर खौफ दूर कर दो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें शुमाइला के मियाँ की वजह से छोड़ दूंगा, तो ये गलत है। तुम मेरा जुनून दीवानगी हो, मेरी मोहब्बत हो, कोई वक्त गुजारी नहीं कि जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसलिए इस खौफ से बाहर निकल दो। ऐसा तो कुछ नहीं है। हरम शर्मिंदा से बोलती, मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ बेगम, अब सिर्फ इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। वो अदन की तरफ बढ़कर उसमें साथ लगाकर बोला था, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ उस डायरी में, सिर्फ मैं हूँ। मुझ पर शुरू होकर वो डायरी मुझ पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अदन, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो फिर क्यों उस डायरी में सिर्फ मेरा जिक्र है? रैम्स के चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था और अदन लब काटते हुए शर्मिंदगी से नजरें झुका गए थे। मेरी तरफ देखो,
आज मुझे तुम्हारे लफ्ज़ों की ज़रूरत है, वही लफ्ज़ जो तुम अपनी डायरी में लिखती हो, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ रैम, मुझे घर जाना है। अदर रैम के हाथों को हटाकर उसे खुद से दूर करता हुआ खुद दूसरी साइड पर चले गए थे। सोचना भी मत, अब तुम मेरी ज़िंदगी भर से दूर जाओगे। अब तुम मुझसे जिंदगी भर दूर नहीं जा सकती। मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो अपने हाथ से तुम्हारी जान ले लूंगा। वो उसे खुद की तरफ खींच कर अपने सीने से लगाकर अपने लब उसके माथे पर रखे हुए सरगोशी नमा बोला था, और रैम, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। प्लीज रैम, दूर हो। जब जब तुम मेरे करीब आओगे वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं आता अदन? क्यों इतना बेयकीन करती हो तुम मुझे? मैं दूर चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, तब आना मेरी कब्र पर। रैम चीते हुए से दूर हुआ था और बाहर बालकनी में चला गया था। अदन वही घुट्टू में सर देकर बैठ गई थी और आंसू आंखों से मतवातर बह रहे थे। चलो घर चले। बेहतर यही है कि हम इस रिश्ते को ही खत्म कर देते हैं। जब इस रिश्ते में एतबार नहीं है तो इसका खत्म होना ही बेहतर है। मैंने गलती की तुमसे जबरदस्ती करके। रैम के बाद से अदन ने लाल आंसू भरी हुई आंखों से सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। रैम के बाद से अदन को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अदन खड़े होकर उसकी तरफ देखता हुआ बोलती, ये कोई खेल है? जब दिल किया जिंदगी में शामिल कर लिया और जब दिल किया निकाल दिया। अदन रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारता हुआ बोलती, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी खेल नहीं है। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, सिर्फ एक दफा। तुम्हारा भरोसा तोड़ने से पहले मैं खुद को मार लूंगा। अदन रोते हुए उसके साथ लग गई थी। रैम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसने अदन को खुद में बीच लिया था। वो कुछ करेगा तो नहीं ना तुम्हें? अदन अपना सर उठाकर उसको देता हुआ बोलती, तुम्हें नहीं, आपको। अदब से लड़की, तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। रैम ने मुस्कुराता हुआ उसकी पेशानी पर अपनी लप रख दिए थे। थैंक्स, मुझ पर भरोसा करने के लिए और मुझे माफ करने के लिए। रैम उसके माथे पर अपना माथा टका बोला था और अदन ने खुद को उसकी बाहों में देखकर सुकून से आंखों को मोद लिया था। अंजल और हरम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। हया अभी भी उनको उठा कर लाई थी नाश्ते के लिए। तुम लोग क्या मुंह देख के बैठी हुई हो? जल्दी जल्दी नाश्ता करो, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हो तुम दोनों। जल्दी करो नाश्ता, 10 मिनट में दोनों बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। अंश बोलता हुआ बाहर निकल गया था। मामा, नहीं जाना मुझे यूनिवर्सिटी, प्लीज पापा को ना कर दे। हरम साहब को झुकाए हुए बोली थी, तुम्हें जाना है यूनिवर्सिटी, तुम अब अकेली नहीं हो। काबिल बनो इतनी कि तुम्हें अपने और बच्चे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हया की बात से हरम चुप करके नाश्ता करने लगी थी। अंजल बेटा, आप भी तैयार हो जाए और दोनों यूनिवर्सिटी के लिए जाओ। हया के बोलने पर उसने भी सर हिलाया था। दोनों फिर से तैयार होने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए अंश के साथ ही निकल गए थे। दोनों अपना ख्याल रखना। अंश उनको यूनिवर्सिटी के दरवाजे के सामने उतारता हुआ बोलकर चला गया था। दोनों उसे बाय बोलने के बाद वहां से निकल गए थे। अंजल, आप अपनी क्लास लेने जाए, फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं यही ग्राउंड में हूँ। हना बोलता हुआ वहां से अपनी क्लास लेने और अंजल अपनी लेने के लिए चली गई थी। अंजल जब क्लास में दाल हुई तो सामने सलार और दूसरी रो में री बैठा हुआ था। अंजल एक नजर उस पर पड़ी थी और जल्दी से अपना रुख मोड़कर पहली लाइन की चौक खींच कर बैठ गई थी। थोड़ी देर में उसके साथ आकर एक लड़का बैठा था। अंजल बिना किसी की परवाह किए चुपचाप अपना लेक्चर ले रही थी। सलार का सारा ध्यान उस पर था जो कि सर के लेक्चर को नोट कर थी। लेक्चर खत्म होने के बाद जल्दी से अपनी चीजों को समेट रही थी क्योंकि उसका अगला लेक्चर भी साथ ही था। अंजल, री ब्रो से माफी मांग लो। सलार उसके चेयर के पास आकर उस पर झुककर उसको देखता हुआ बोला था, पीछे हो जाए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। अंजल का अंदाज पाठा था, हमारे बच्चे के लिए अंजल, भाई से माफी मांग लो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। सलार की बात सुनकर अंजल ने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा था। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर की कल आई थी मुझे। अगर इसी बच्चे अगर इसी घर का एक बच्चा लावारिस हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? मैं पाल लूंगी इसको अकेली। और क्या पता मैं भी हरम के साथ होती तो क्या पता। अंजल अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे दिखा देता हुआ वहां से जाने लगी थी। अंजल, सोच लो, अभी वक्त है, बाद में मैं सच में तुम दोनों को नहीं अपनाने वाला। सलाह जाती हुई अंजल को पीछे से बोला था। पहली अंजल होती तो शायद इधर रोने बैठ जाती। अब मुझे डर नहीं लगता, मौत बहुत ही करीब है मेरे मेरे मरने के बाद तो अपना लोगे ना इस बच्चे को। अंजल मुड़कर की तरफ देता हुआ बोलती। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डी भी वहीं पर खड़ा था और पीछे हड़प खड़ी सब सुन रही थी। सिलार उसे बस देखता ही रह गया था। उसके लफ्जों से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अंजल बाहर निकले तो सामने हड़प खड़े थे। कैसे कर सकती है आप ये? आपको पता था ना आपकी जान को खतरा हो सकता है इस सब से। सलाह, तुम्हें तो पता था ना अंजल ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उनको हर पल टॉर्चर करते हो। अगर तुम्हारी वजह से अंजल को कुछ हुआ तो अपने हाथों से जान लूंगी मैं तुम्हारी। हरम चीही थी। डी का सारा ध्यान हरम की तरफ था जिसने उसे एक दफा भी नहीं देखा था। नहीं हूँ प्रेग्नेंट मैं, वो रिपोर्ट्स गलत थी। डॉक्टर की कॉल आई थी मुझे, वो किसी और की रिपोर्ट्स थी। अंजल हरम की तरफ देखता हुआ बोलती जो कि सलाह के सामने करती। सलाह ने अंदर की तरफ देखा था जिसके चेहरे पर तलसी मुस्कुराहट थी। अच्छा हुआ, वैसे ये इंसान कभी मेरा था ही नहीं। अगर मेरा होता तो मैं आज यहाँ उसे ऐसे ना होती। अंजल के लहजे में नमी थी। वो हरम का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आए थे। पीछे सलार पर उसको देखता ही रह गया था। सलार, प्लीज,
میرے پیچھے تم اپنی زندگی برباد مت کرو، آؤ اندر کو گھر لے کے آؤ پلیز صلاح۔ ری کے کہنے پر صلاح نے اسے دیکھا تھا اور ساتھ جھٹکا کر مسکرا دیا تھا۔ کیا برو، اب تو کوئی بھی وجہ نہیں رہی اسے گھر لے کر آنے کی، چلے چھوڑے دونوں کو، اگلی کلاس کا وقت ہونے والا ہے، لینے چلتے ہیں۔ رائم کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ عدن سوئی ہوئی تھی۔ رائم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے جگانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ منہ بسو کر روح دوسری طرف کر گئی تھی۔ مسز مت اٹھو، پر روح میری طرف کر کے سونا ہے۔ رائم اس کا روح اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ رائم مجھے تنگ مت کرے ورنہ میں نے آج حویلی چلے جانا ہے ہبو پھوپھو کے پاس۔ عدن آنکھوں کو باندھ کے وہ بولی تھی۔ جا کر تو دکھاؤ، تمہیں ابھی بھی مجھ پر ڈاؤٹ ہے، میں تمہیں خود سے دور بھیج سکتا ہوں، سوچنا بھی مت، پھر دنیا تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رائم اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ عدن نے مسکراتے ہوئے آنکھوں کو کھولا تھا۔ میری دنیا بھی، اور بول کر اپنا ساتھ جلدی سے رائم کے سینے میں چھپا گئے تھے۔ ویسے ہی تم نے مجھے بہت تھپڑ مارے ہیں یار، ایک تو تمہارا ہاتھ بھی بہت ہی باری ہے، ٹھا کر لگتا ہے۔ رائم اس کو اپنے ساتھ لگا دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں تو اتنا ٹچ بھی تو کیا ہے نا مجھے، تم میری ہو میری ہو، میں اتنا ڈر گئی تھی ایک سانس بھی نہیں تھی بند ہو رہی، ورنہ تو آئندہ کوئی بھی غلط الفاظ منہ سے مت نکالنا، ورنہ سچ میں بہت ہی برا پیش آؤں گا۔ رائم اسے غصے سے گھورتا ہوا بولا تھا۔ سوری پر اب گھر چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، صبح بس نماز پڑھ کر سو گئی تھی، اب فریش ہو جائیں پھر گھر چلتے ہیں۔ عدن اٹھتا ہوا بولی تھی۔ رائم جب ہم کینیڈا جائیں گے وہاں پر کھانا کون بنائے گا، مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا۔ عدن لب کرتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر رہی تھی، جو کہ اس کے بعد سے مسکرا دیا تھا۔ ماں بدولت ہے نا، کس لیے میں آپ کے غلام کو کھانا کیا سب کو الو بھی بنانا آتا ہے، اس لیے پریشان بالکل بھی مت ہونا، میں اپنے عدن کو بالکل بھی پریشان نہیں دے سکتا۔ رائم اٹھ کر اسے اپنے حساب میں لیتا ہوا اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی ٹاکر بولا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، پر میں کوشش کروں گی کہ سیکھ لوں۔ اوکے گڈ گرل، جاؤ جا کر ناشتے کا بول دو، نیچے میڈ ہوگی، پھر ناشتہ کر کے گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ رائم عدن کو بولتے ہوئے اس کے گھر پر اپنے لب رکھنے کے بعد واش روم میں چلا گیا تھا، اور پیچھے عدن اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بعد نیچے چلی گئی تھی۔ پھر دونوں نے ناشتہ کیا تھا اور گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ 4 دن بعد دونوں کی کینیڈا کی فلائٹ تھی۔ ہم حویلی جا رہے ہیں، عدن پوچھتا ہوا بولی تھی۔ جی ہاں جی، میں نے سوچا 4 دن بعد فلائٹ ہے تو آج تم حویلی والوں سے مل لو، پھر ایک دن وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے۔ رائم مسکراتا ہوا عدن کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جو کہ بچوں کی طرح ہوش ہو رہی تھی۔ شکریہ رائم، سچ میں مجھے دادا کی بہت ہی یاد آ رہی تھی، سب سے مل لوں گی تو کتنا مزہ آئے گا نا، عدن خوش تھی بہت۔ کب تک ایسا چلے گا انجل، کیوں برباد کر رہی ہے میرے لیے اپنی زندگی؟ حرم اس کی طرف دیکھتا ہوا بولی تھی، اور دونوں اب اپنے کمرے میں بیٹھی یونیورسٹی کا کام کر رہے تھے۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی، وہ شخص میرا ہے ہی نہیں، اگر میرا ہوتا تو جب میرے گھر سے کبھی بھی نہیں نکالتا۔ اندر تلہ سا مسکرا دیتی، پر میں خود کو آپ کا مجرم سمجھتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو سلانے چھوڑ دیا، میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ حرم روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ لکھا تھا یہ سب ہونا۔ سلار کو میری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے حرم، اسے میری پرواہ ہوتی تو ڈاکٹر کی خبر سن کر وہ مجھے لینے آ جاتا، پر نہیں، اس نے پہلے ہی یہ شرط رکھی ہے کہ میں ری سے معافی مانگوں۔ انزل اپنے ساتھ لگا کر چپ کرواتا ہوا بتا رہے تھے۔ بس اب چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر، خود بھی خوش رہو، اس بچے کے لیے بھی، کیونکہ آگے لائف بہت ہی مشکل ہے، اس نے سونے بھی نہیں دینا تمہیں۔ انزل نے مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کیا وہ سچ تھا جو سلا نے بتایا؟ نہیں، جو میں نے بتایا وہ سچ تھا، ٹینشن مت لو، مجھ بیمار لڑکی کی سلاح کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، میں کیسے سوچ سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا؟ انزل حرم کو ساتھ لگائے ہوئے بولی تھی۔ باہر کھڑے ہوئے انس اور حیا چپ چاپ ان کی باتیں سن کر واپس لوٹ گئے تھے۔ حیا ایک دفعہ انزل کے لیے ہمیں زرتاشا اور سلا سے بات کرنی چاہیے، ابھی انس بول رہا تھا کہ ان کے گھر کی بیل ہوئی تھی، 1 منٹ میں دیکھتا ہوں۔ انس بیگ کی طرف گیا تھا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ ہی سلار تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سلار سامنے بیٹھی ہوئی حیا سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کیسے ہونا چاہیے؟ حیا نم لہجے میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولی تھی۔ میں شرمندہ ہوں زرتاشا، سلال اور ری کی وجہ سے، میں سب جانتا ہوں، حرم سچ بول رہی ہے، یہ سب کیا ذرا روحان کا ہے۔ سلا کی باپا دونوں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ری کچھ عرصہ پہلے روحان سے ملا تھا، مجھے پتا چلا پر دیر ہو گئی تھی، تب تک اس کے کان میں زہر گھل رہا تھا، میں نے سب پتہ کروایا تھا، مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا سلال اور ری پہلے بھی ان دونوں سے زبردستی نکاح کر چکے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ری ایک دفعہ ہم سے بات کر کے دیکھے، وہ میرا بیٹا ہے روحان کا نہیں، یہ سمجھتا کیوں نہیں؟ میں نے اور زرتاشا نے پالا ہے اسے، اس نے ہمارا بھروسہ بھی توڑ دیا، تو اس وقت کیوں نہیں بولے جب تم وہ پوری محفل میں میری بیٹی کو رسوا کرا تھا؟ انس سلا کی طرف دیکھتا ہوا دبے لہجے میں چیخا تھا۔ ریلیکس انس، ری نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، پر ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا احساس ہو اپنے کیے گا، اسے اور سلا دونوں کو احساس کروانا چاہتا ہوں میں۔ ری نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور اب
میں نے اسے خود سے بےیقین کر دیتا تو وہ واپس اپنے باپ کے پاس چلا جاتا، تب اسے کوئی بھی احساس نہ ہوتا، اس لیے میں اس وقت چپ تھا۔ پر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو سبق دوں، اس میں مجھے تم دونوں کا ساتھ چاہیے، ان کو احساس کروانا ہے، روحان کی اصلیت دکھانی ہے۔ لاسٹ ٹائم جب ری کینیڈا گیا تھا تو روحان سے مل کر آیا تھا، روحان اب وہیں پر ہے، اس کا کام اب جلدی ہی تمام ہونے والا ہے، پر اس کی اصلیت سامنے لانی ہوگی، ری کو اس کا سچ بتانا ہوگا، اور ان دونوں بھائیوں کو بھی جو سبق سکھانا ہے نا میں نے۔ سلال انس اور حیا کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ ری کا ہے، ہمارے خاندان کے بڑے بیٹے کا، پر اب وقت ہے ان دونوں کو سبق سکھانے کا۔ اور وہ کیسے؟ انس کے بولنے پر سلال پور اس طرح سے مسکرا دیا تھا، ساتھ بیٹھی ہوئی حیا نے اس کو گھڑ کر دیکھا تھا۔ سلال تمہارا شیطانی دماغ چل گیا ہے، حیا کے کہنے پر سلال کا کہہ کر گونجا تھا، ہاں یہی سمجھ لو، تب ان دونوں کا احساس ہوگا جب یہ دونوں دور چلی جائیں گی۔ پھر سلال کے بتائے گے پلان پر دونوں نے حیرانگی سے کی طرف دیکھا تھا، اب بس یہی ہوگا، اور اس سال میں تم دونوں میرا ساتھ دو گے۔ سلال کے بولنے پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور مسکرا دیے تھے، اور پھر سلال کچھ دیر بیٹھ کر پلان بنا کر باہر نکل گیا تھا، بس دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ حیا کے بولنے پر انس نے سر ہلا دیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ انس پیچھے بولا تھا اور حیا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔